तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ लॉ, जैसा आप कह रहे थे, किरचॉफ लॉ मतलब गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर, गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर। तो किसी आइडियल ब्लैक बॉडी और किसी ग्रे बॉडी मतलब जिसपे एब्जॉर्प्शन जितना होता है, जितना इंसिडेंट होता है एनर्जी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, और जिसमें जो एनर्जी इंसिडेंट होती है 100% एब्जॉर्ब होता है, इट इज ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो ग्रे बॉडी में जितना भी हीट एनर्जी इंसिडेंट होगा 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा। किसी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। कैसे कैलकुलेट किया था पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन? उस पे जितनी हीट आई और उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, QA अपॉन Q। यहां पे A क्या है? एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी। QA क्या है? जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी, बॉडी ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, और Q क्या है? टोटल जितनी हीट उस पर पड़ी, उस पर जितनी थर्मल एनर्जी पड़ी। तो इसका मतलब है यदि मैं उससे बात करूं कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है उसकी, उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए इस बॉडी पे मैंने 100 रेडिएशन डाले, रेडिएशन 100 गए, इसने एब्जॉर्ब किया 40 मतलब 40% एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी। तो मुझे यदि इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? जितना उसने एब्जॉर्ब किया, QA इक्वल्स टू क्या होगा? A into Q, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू टोटल इंसिडेंट हीट। जितनी एनर्जी उस पे पड़ी और उसमें किसका क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन का। हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। पक्का? तो हमने दो चीजें सीख ली। ये वाला डेरिवेशन आपने सीख लिया कि कोई बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, हम इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब उसने एब्जॉर्ब किया तो इमिट भी करता है। इमिट करने का पावर आपने कैसे कैलकुलेट किया था? इमिशन की कैपेसिटी EAT किसका फॉर्मूला था? याद है? EAT से आप क्या कैलकुलेट करते थे? क्यों? अब यहां भी क्यों था, यहां भी क्यों था? ये वाला क्यों कौन सा है? वो हीट जो उसने रेडिएट करी, समझे इस इसको? वो हीट जो उसने रेडिएट करी, जो उसने इमिश करी, इमिशन ऑफ पावर ऑफ इमिशन। इस केस में आपने इसे ऐसे कैलकुलेट किया था। यहाँ पे A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और T क्या था? टाइम था। ये दो चीजें थी। तो ये कैलकुलेशन बताता है कि कोई बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, और ये कैलकुलेशन बताता है कि कोई बॉडी कितनी हीट इमिट करती है। ये दोनों कैलकुलेशन क्लियर है, ये पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। नाउ यदि आपने किसी रूम पर 3 बॉडीज रख दी, बॉडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों बॉडी जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ईच एंड एवरीथिंग लगभग सेम है, जियोमेट्रिकली सेम है। और यहां पर इस रूम का टेंपरेचर एब्सोल्यूट टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस पर यहां पर से हीट इन सब पे पड़ेगी इक्वल मात्रा में, मतलब सभी के लिए जो Q की वैल्यू होगी क्या सेम होगी? क्या Q की वैल्यू सभी के लिए सेम होगी? क्योंकि तीनों बॉडी जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मतलब जितनी बड़ी पहली उतनी बड़ी दूसरी, सबका A सेम है इस केस में। लेकिन तीनों बॉडीज की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। सपोज इसकी है पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन A1, इसका पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन A2, और ये आइडियल ब्लैक बॉडी है, इसके लिए अपन ने क्या मान लिया? पक्का? इनमें जो हीट पड़ रही सब में कितनी आ रही? Q। लेकिन क्या सब सेम हीट एब्जॉर्ब करेगी? सब अलग अलग एब्जॉर्ब करेगी। तो जो एब्जॉर्ब करेगी उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब करने का कैलकुलेशन किससे करते हैं? तो पहले वाले के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले वाले ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी? Q A1 क्या होगा? A1 into Q। समझ में आ रहा? पहले ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है, सेकंड वाले की कितनी एब्जॉर्ब करेगी? A2 into, और तीसरी कितनी करेगी? A into Q। तीनों का क्लियर हुआ? ये हुआ जो इन्होंने हीट एब्जॉर्ब किया। अब एक बार बताएं मुझे, ये तीनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट हमने रखा है, इसका टेम्परेचर फिक्स है। इन बॉडीज को रखने के बाद हमने काफी देर तक इन बॉडी को ऐसे ही रूम में छोड़ दिया। जब काफी देर तक किसी बॉडी को सेम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो धीरे धीरे थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब जितनी मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करती है उतनी मात्रा में हीट इमिट करती है, मतलब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है।
टेम्परेचर नहीं बदलता। तो टेम्परेचर नहीं बदलने का मतलब ये नहीं कि हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही इमिट कर रही है। तो अभी आपने एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट किया, वैसे आपने इमिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इमिशन कैसे कैलकुलेट करोगे? Q इक्वल्स टू EAT। तो पहले वाले के लिए क्या होगा बोले? उसका इमिशन पावर E1, एरिया कितना था A, टाइम कितना है T। सेकंड के लिए क्या होगा? E2 80। थर्ड के लिए क्या होगा? E ब्लैक बॉडी के लिए ऐसे इसको कैपिटल लिखना चाहिए E। ये रहा अलग अलग बॉडीज के द्वारा की गई एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी और इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी। कोई डाउट यहां तक? अब क्या करना था, अब अभी देखें, चूंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितनी एब्जॉर्ब करती है उतनी इमिट करती है, जितनी एब्जॉर्ब करती है उतनी इमिट करती है। मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? A1Q इक्वल्स टू E180 होगा नहीं होगा? यस सर। जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही तो इमिट किया, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में पूरा का पूरा सिस्टम है। इस केस में अगर मैं इनके रेशियो को ऐसे लिखूं E1 अपॉन A1, E1 अपॉन A1, ये टर्म क्या हो जाएगी? Q अपॉन 80। क्लियर हो रहा सबको? तो सेकंड बॉडी के लिए क्या होगा? A2Q equals to E2 80, that's why A2 equals to confirm। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? E into Q E80, that's why E upon A। बट E की वैल्यू कितनी होती है? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी होती है? इसको E अपॉन A मतलब एक्चुअली E लिखा हुआ है, वन को ना भी लिखा चलेगा। किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप देखें तीनों ही टर्म्स में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तीनों में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। यही हमने रिलेट किया था, यही किरचॉफ का लॉ है। किरचॉफ के लॉ ने बोला था जो फाइनल डेरिवेशन है किरचॉफ लॉ का वही है। बोले क्या लिखते हैं? E1 A1 equals to E किसके लिए? आइडियल ब्लैक बॉडी। बहुत मुश्किल तो लिखा। तो इसको अगर आप किरचॉफ ने जो स्टेटमेंट लिखा था फाइनली, किरचॉफ ने जो बोला था क्या था? किरचॉफ लॉ, इस इक्वेशन को देखे समझे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन स्टेट्स दैट एट एनी टेम्परेचर, या टेम्परेचर कितना है? T, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिशन पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर, द रेशियो ऑफ इमिशन पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर, किसी भी टेम्परेचर पे बोल रहा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं। Heat radiation states that at any temperature the ratio of emission power and absorption power corresponding to the certain wavelength is constant for all bodies। सभी बॉडी में constant होता है including black body, and this constant is equal to the emission power of perfect black body, and this constant is equal to the emission power of perfect black body। ये है किरचॉफ का लॉ। और इसका कंक्लूजन ये था कि बोर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो जब ऐसा हो गया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E लैम्डा, क्योंकि ये बात चल रही किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ आ गई तो E लैम्डा अपॉन A लैम्डा। स्पेक्ट्रल इमिशन, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन किसके इक्वल है? ब्लैक बॉडी के इमिशन पावर के इक्वल। कैपिटल E मतलब इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर मैं इसको अगर ये यहाँ कांस्टेंट हो गया तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं E लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E लैम्डा। मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये किरचॉफ का फाइनल स्टेटमेंट था। ठीक है, जब किरचॉफ अंकल ने इतना समझा दिया तो इस पर आगे और रिसर्च करिए। आप समझना ये कहां तक कहानी जाने वाली है। आपको फिजिक्स में ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं कि सन का टेम्परेचर इतना है, अगर सन का टेम्परेचर इतना है तो कैसे हो? इनको अपने बोला थर्मामीटर लेके जाओ, सन पे लेके नाप क्यों? किसी ने कैसे बोल दिया सन का टेम्परेचर इतना है? और सन तो छोड़ो, दूर दूर के तारों का टेम्परेचर बता देते हैं आज से बैठे बैठे। ये रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप उस रिसर्च को काट सकते। बाहर बैठ जाए Now, heading डालें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन
हाँ फेयर में करो, ये जो लिखवा रहे नोट कर लेना, पहले समझते भी जाना, नोट भी करते जाना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसी के नीचे साइड हेडिंग डालो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, CORV कर्व। ये जो स्टडी कर रहे हैं इस कर्व की ध्यान रखें, ये हम कर रहे हैं आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। फर्स्ट थिंग हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। दिमाग में इसको रखना है, बार बार बोला नहीं जाएगा। अभी का जो भी डिस्कशन चल रहा है इस ग्राफ के लिए, ये चल रहा है आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। इसमें एक्स एक्सिस पर हम यूज करने वाले हैं वेवलेंथ को, ठीक है, और इस पे करने वाले हैं ई लैम्डा को। ई लैम्डा में आपको समझा, वाई एक्सिस पे होगा ई लैम्डा, तो समझ में आ रहा होगा। इमिशन पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, बेसिकली इमिटिव एनर्जी बोला जाएगा इसको, एनर्जी इमिटेड या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। लिख लो नीचे, पहले ड्रॉ किया, लिख लो यहाँ पे ई लैम्डा इक्वल्स टू एनर्जी इमिटेड या इमिटेड एनर्जी, जितनी एनर्जी इमिट हुई, ई लैम्डा इक्वल्स टू इमिटेड एनर्जी, इमिटेड एनर्जी या उसके ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और लैम्डा तो आपको पता ही है, इट इज वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये है एनर्जी इमिटेड या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और ये है वेवलेंथ। इन दोनों के बीच में कर्व खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो कर्व होगा ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए होगा। सपोज एक टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर T1, जब वेवलेंथ 0 होती है, इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करना, जब वेवलेंथ 0 होती है, मोहित मैडम समझ लो, नहीं तो थर्मामीटर लेके सर पे भेजेंगे। यहां पर अगर वेवलेंथ 0 होती है तो इमिटेड एनर्जी भी 0 होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है इमिटेड एनर्जी बढ़ती है। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इमिटेड एनर्जी मैक्सिमम होती है और धीरे 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 कम होती है, और जब ये वेवलेंथ इनफाइनाइट तक जाती है तब इमिशन फिर से 0 के करीब हो जाता है। ठीक है, ये रहा पहला ग्राफ। अब यहां भी इसी समझना, और स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। सपोज एक स्पेक्ट्रम आ रहा है एनर्जी का, स्पेक्ट्रम में बहुत प्रकार की वेवलेंथ होती है। पहली बात, ब्लैक बॉडी से जब भी रेडिएशन इमिट होते हैं, ब्लैक बॉडी से जब भी रेडिएशन आते हैं ऑलमोस्ट वो व्हाइट होते हैं। ब्लैक बॉडी के रेडिएशन व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके रेडिएशन में सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है। सनलाइट व्हाइट क्यों है? क्योंकि उसमें सभी प्रकार की वेवलेंथ इंक्लूडेड है। तो जब सारे प्रकार की वेवलेंथ जब इंक्लूड हो जाती है तो कलर व्हाइट दिखता है। समझाने के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की जाती है, बोलते हैं 7 कलर से व्हाइट होता है, लेकिन 7 कलर नहीं होते, मिलियंस ऑफ कलर देखे जाते हैं। तो सभी प्रकार के रेडिएशन होते हैं। तो चूंकि सन भी ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी है, इसलिए उसका रेडिएशन व्हाइट है। तो जो भी दुनिया की कोई भी ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी 50 प्रकार की नहीं होती, ये मत सोचना टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ही होती है, आइडियल कंडीशन एक ही होती है, आदर्श स्थिति तो एक ही हो सकती ना। तो ब्लैक बॉडी दो नहीं हो सकती, ब्लैक बॉडी क्या होगी? एक ही। दुनिया की सभी ब्लैक बॉडी एक ही है, तो उसके लिए एक ही प्रिंसिपल लगेगा। तो ब्लैक बॉडी जब भी आप उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, और रेडिएट करेगी, तो उससे कैसे स्पेक्ट्रम निकलेगा? व्हाइट। उसके व्हाइट स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे। ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे। अब वेवलेंथ का मतलब है कुछ बहुत छोटी छोटी वेव्स होंगी ऐसी, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होंगी। समझ में आ रहा सबको? इसके साथ ही कुछ वेव्स ऐसी होंगी जो इस स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में होंगी। बात अच्छे से समझ रखना, इतना आसान नहीं होता समझना। इस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं
जो इसमें सबसे अधिक मात्रा में है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज मैक्सिमम इज डिनोटेड बाय लैम्डा मैक्स। अब यहां पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, लैम्डा मतलब हो गया वेवलेंथ, मैक्स मतलब वेवलेंथ बड़ी होगी, मतलब इसकी बात कर रहे सोचोगे आप, देखने से ऐसे लग रहा इसकी बात नहीं कर रहे, उस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जो सबसे अधिक संख्या में उस स्पेक्ट्रम में, वो ये होगी ना, ये होगी ना ये होगी। ये चीज क्लियर हुई? लैम्डा मैक्स का मतलब समझ में आ रहा? इसका मतलब मैं तो दूसरी टर्म में बोल सकता हूं कि इस स्पेक्ट्रम में जिस वेवलेंथ के पास सबसे अधिक एनर्जी है, एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ना वेवलेंथ्स में, तो जिस स्पेक्ट्रम के पास मैक्सिमम एनर्जी है, जिस स्पेक्ट्रम के पास मैक्सिमम एनर्जी है, इट इज डिनोटेड बाय कंफर्म। तो लैम्डा मैक्स का मतलब सबसे लंबी वेव लेंथ वाली वेव नहीं समझ, बल्कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो इस केस में आप देखो, जैसे जैसे मैंने वेवलेंथ को बड़ा किया, इमिशन बढ़ रहा मतलब एनर्जी ज्यादा हो रही, इमेजर बढ़ रही। इस पॉइंट पे आप देखो, ये लैम्डा मैक्स मतलब यहां पर एनर्जी सबसे अधिक निकल रही है। इमिटेड एनर्जी तो ये है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या है? इमिटेड एनर्जी, ठीक है। तो इमिटेड एनर्जी सबसे अधिक कहां होगी? लैम्डा मैक्स में। ये क्या होगा? ये जरूरी नहीं एक ही होगी, उससे सिमिलर सारी वेवलेंथ, यानी कुछ नैनोमीटर का फर्क हो सकता है आपस में, क्योंकि सारी एक जैसे होंगी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक ग्रुप में आप डाल सकते। इसे समझ में आएगी? ये हमने बात की T1, अभी टेम्परेचर क्या था? T1। T1 से T1 टेम्परेचर पर आप लोग लेट क्यों आ बेटा? पहले से लेट नहीं आओगे, चलो तो सामने बैठो। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सामने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने स्टडी किया है, आप मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेट करो यार। जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब कि जो नया टेम्परेचर T2 है इज ग्रेटर देन T1, द न्यू टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लास में सभी? क्लास में है? टेम्परेचर इंक्रीज किया, बहुत बड़ी चीज होने वाली, ध्यान रखना। ये साइंस की दुनिया का मिरेकल जो हुआ था वो बता रहे, यार ह्यूमैनिटी के पास इतना बड़ा हथियार आ गया कि आगे चल के अर्थ से बैठे बैठे कई कैलकुलेशन हमने कर दिया। हमने क्या किया, अब इसका T2 के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो जो T2 का ग्राफ बना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इमीडिएट एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है, कुछ ग्राफ ऐसे हो। अब यहां पे दो चीजें समझो, मैंने आपसे कहा था कि T1 ये है और T2 ये है। T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे मैंने T2 बढ़ाया, क्या ग्राफ बड़ा हो गया? ग्राफ के द्वारा कवर किया गया एरिया बड़ा हो गया, इसकी तुलना में इसका एरिया ज्यादा होगा, मतलब टोटल जो इमीडिएट एनर्जी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इमिशन पावर बढ़ जाता है, ज्यादा इमिट करने लगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ज्यादा एनर्जी इमिट करने लगे। कितनी एनर्जी करेगी अभी इसमें रिलेशन नहीं निकाला, वो इसके बाद करेंगे जब स्टीफन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? स्टीफन्स लॉ इसके जस्ट बाद आएगा, लेकिन इसी से निकलेगा। अब लेकिन एक बात गौर करो, यहां पर जो लेंथ है, इसकी लेंथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखो, यहां पे जो लैम्डा मैक्स है, ये जो लैम्डा मैक्स है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है छोटी? छोटी है। देखो लैम्डा मैक्स किधर किया? छोटी वेवलेंथ के साइड में सरक दिया, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा एनर्जी तो इमिट हो रही है, ज्यादा एनर्जी तो इमिट हो रही है, लेकिन जो पर्सन जिसके पास सबसे अधिक एनर्जी है वो छोटी वेवलेंथ के पास आ गया। मतलब कि अब हमारा जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंड है, ये यहां नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाएगा और इन वेवलेंथ के पास हो जाएगा जो उससे छोटी। मतलब मैक्सिमम एनर्जी किसके पास चली गई? अब छोटी वेवलेंथ वाली एनर्जी के पास ट्रांसफर हो गई। ये बात समझ में आया? ये वेवलेंथ है, ये टोटल इमिटेड एनर्जी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टोटल इमिटेड एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन टोटल इमिटेड एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल वेवलेंथ का हो जाता है। इसलिए लैम्डा मैक्स देखो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ खिसक गया, इधर आ गया। आ रहा है समझ में?
अब यदि मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं, तीसरा टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब इससे अधिक टेम्परेचर दूं मैं, इस केस में जो ग्राफ बनता है एक होता है ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये ग्राफ सेम टू सेम होंगे जरूरी नहीं, ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, डिपेंड करेगा। आई थिंक आपकी बुक में ऐसा भी तो वैसे ही बना दो। अब इस केस में देखें तो लैम्डा मैक्स से क्या और सॉल्टेड वेवलेंथ की तरफ इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा मैक्स सॉल्टेड वेवलेंथ की तरफ मूव होता है। इज इट क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लैम्डा मैक्स सॉल्टेड वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। एकदम कंफर्म? ये ग्राफ सबको समझ में आया हो? पहला वाला किस टेम्परेचर के लिए? T1, दूसरा T2, तीसरा T3। लैम्डा मैक्स मतलब लैम्डा मैक्स यहाँ तो लैम्डा है वेवलेंथ, ये जो सबसे ऊंचा एपेक्स है इससे मैंने लैम्डा मैक्स का नाम दिया है, और ये है टोटल इमिटेड एनर्जी। ठीक है, इसे नोट करने पहले, इसके बाद इसको छोड़। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए। पॉइंट नंबर 1, in each temperature the energy distribution curve at each temperature the energy distribution curve is continuous and wide spectrum, is continuous and wide spectrum, continuous and wide spectrum। और वाइड स्पेक्ट्रम बोल दिया मतलब इसमें सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस इंक्लूडेड है, ये मतलब हुआ। क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए आप पढ़ रहे हैं, और ब्लैक बॉडी में जब आप इमिट करते हैं तो सारी वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करता है, बस किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन वेवलेंथ सारी होती है। पॉइंट नंबर 2, एट ईच टेम्परेचर, हाँ सेकंड पॉइंट, at each temperature हमने इस एग्जांपल में आपको 3 टेम्परेचर के लिए दिखाया है, पर कितने नहीं हो सकते, राइट? At each temperature, if lambda equals to 0, then E lambda equals to 0. Lambda equals to 0, then E lambda equals to 0. क्यों? अगर वेवलेंथ 0 है तो एमिशन भी कितना होगा? 0। ठीक है, अगला पॉइंट, E lambda increases, next point, E lambda increases when wavelength increases. E lambda increases when wavelength मतलब lambda increases. Next, emitted energy, अगला पॉइंट, emitted energy, या उसको ब्रैकेट में लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, maximum at lambda max, lambda max के ब्रैकेट में लिख लो, number of radiation of this wavelength, next point, after this E lambda decreases,
E lambda decreases after this. E lambda decreases when wavelength increases. E lambda decreases when wavelength increases. E lambda decreases when wavelength decreases. देखो सबसे पहले wavelength बढ़ रही है. E lambda decreases when wavelength increases. When wavelength increases. ध्यान से देखना. जैसे जैसे wavelength बढ़ रही है, E lambda बढ़ रहा, increase हो रहा. कब तक? जब वो E max पर पहुंच जाएगा, यानी lambda max पर पहुंच जाएगा. lambda max के बाद wavelength बढ़ाने पर क्या होगा? E lambda की वैल्यू डिक्रीज होगी. ठीक कर लो उसको. E lambda decreases when wavelength increases. Last point के लिए. Next, area enclosed by the curve. Area enclosed by the curve. किसी भी कर्व के लिए निकाल सकते हैं. Area enclosed by the curve. Area enclosed by the curve with lambda axis. With lambda axis. With lambda axis represents total energy. Represents total energy emitted by black body. Total energy emitted by black body. या ideal black body. बेटा इसको ध्यान रखो. किसी भी टेम्परेचर के लिए, जैसे कि मान लो ये किसके लिए था? T2 था, T1 था. T1 के लिए, T1 के लिए इसका जो कर्व है, ये वाला कर्व T1 के लिए था. इसके एरिया जो है, ये हमें टोटल एनर्जी बता रहा है कि ब्लैक बॉडी ने कितनी इमिट. तो टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन किससे होगा? इस एरिया के कैलकुलेशन से. अगला पॉइंट, when temperature of body increases, when temperature of body increases, energy emitted also increases. Energy emitted also increases. Next, when temperature of body increases, when temperature of body increases, lambda max decreases. When temperature of body increases, lambda max decreases. देखो रहे हो, lambda max T1 के लिए यहाँ था, T2 के लिए यहाँ था, T3 के लिए यहाँ था. लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज. ठीक है यहां पे? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्टीफन्स लॉ. पहले लॉ लिखो. द टोटल रेडिएंट एनर्जी, the total radiant energy emitted per second, the total radiant energy emitted per second per unit surface area, per unit surface area of a black body, of a black body is proportional to the fourth power, is proportional to the fourth power of its absolute temperature. Absolute temperature. E is directly proportional to the fourth power of T.
भूलना नहीं इसे, स्टीफेंस लॉ। यहां पे टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ आइडियल ब्लैक बॉडी। जो स्टडी कर रहे हैं आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये बात भूलना नहीं अभी। ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के साथ क्या होता है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ये टी विच एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, उसमें कितना पावर है? 4 का। किसके इक्वल होता है? ई के। ई क्या है? एनर्जी इमिटेड, टोटल एनर्जी इमिटेड, राइट? लिख लो चाहो तो E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इमिटेड एंड T इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। इस केस में अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, यहां एक कांस्टेंट लगाया जाता है डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10 to the power of -8 joule per meter square second। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, ये आपको न्यूमेरिकल में अगर ये बार नहीं होगा तो यूज करना पड़ेगा। 5.67 into 10 to the power of -8 joule per meter square second Kelvin fourth power। इसकी यूनिट बता सकते हैं? किसके? स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बोलो? स्टीफन कांस्टेंट यूनिट आप कैसे निकालेंगे देखिए। एनर्जी इसी से निकलेगा। तो बोले स्टीफन कांस्टेंट यूनिट क्या होगी? एनर्जी की क्या होगी? लेकिन एनर्जी कहां पे? पर मीटर स्क्वायर एरिया में। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। मतलब कि इसके यूनिट इक्वल एनर्जी नहीं है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट स्क्वायर एरिया इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतने बड़े एरिया से जितनी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को लिखा है यहाँ पे। तो केवल जूल लिखने से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जूल पर मीटर स्क्वायर एरिया है और पर सेकंड अपॉन ये क्या होगा? थीटा, ठीक है? कितना पावर? 4 का। आई केल्विन ले लो या सेल्सियस ले लो, एसआई में केल्विन होगा। यही तो चीज वहां ये देखो जरा, जूल मीटर सेकंड K4। समझ में आ रहा सबको? अगर यहां पर जूल और सेकंड को वॉट में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा? जूल पर सेकंड वॉट कहलाता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। लिख सकते हो? चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताएं। स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ये रही यूनिट। यूनिट याद है? सब लिख लेंगे ना हम लोग। नाउ द डायमेंशन निकालो। आपने एनर्जी इमिशन के लिए कर चुके हैं, निकाल चुके थे आपने। कितना आया था? इसके लिए कितना था? m L0 T -3 था और यहां भी क्या है? थीटा 4। मतलब क्या हो जाएगा बताया? m L0 T -3 ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। बहुत मुश्किल तो नहीं है। ये जो भी बताया था स्टीफन ने किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सब कुछ साबित किया था। इसको थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं दिया था। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था बोल्ट्जमैन ने। तो आगे चल के क्या कहलाता है? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। पहले यहां नोट कर लें इतना। देखिए मान लीजिए एक आइडियल ब्लैक बॉडी, बहुत अच्छे समझना है। एक आइडियल ब्लैक बॉडी है
और इसका जो सराउंड है वो भी आइडियल ब्लैक बॉडी, मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग में रखी हुई है। इमेजिन करना ऐसे, मतलब सब कुछ आइडियल, जिससे एनर्जी निकलेगी वो भी आइडियल, और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो भी आइडियल। हमने एनर्जी निकलेगी बोला है, मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंड से ज्यादा रखेंगे। सपोज मान लेते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है और उसके आइडियल ब्लैक बॉडी सराउंड का टेम्परेचर T0 है। अब चूंकि T इज ग्रेटर देन T0, तो थर्मल एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी? T से T0, T से T0 नहीं, आइडियल ब्लैक बॉडी से सराउंड। कंफर्म? अब ये धीरे धीरे अपनी थर्मल एनर्जी, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता, लॉस करेगी। इस केस में बॉडी जितनी एनर्जी इमिट करेगी उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? अभी तो निकाला था स्टीफन्स लॉ से, क्या बोला था? E इज इक्वल्स टू किसके था? सिग्मा। ये आपने जो E निकाला किसके लिए निकाला? T के लिए। T के लिए मतलब इसके लिए कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा? इतनी एनर्जी इमिट करेगी। अच्छा, जो ये एनर्जी इमिट करेगी इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? आइडियल सराउंडिंग बॉडी करेगी। तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा? इसमें जो एनर्जी आ रही है E0 सिग्मा, इसमें एनर्जी आ रही है ना, इससे निकल करके इसमें जा रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई कैसे निकालोगे? एक बॉडी है दूसरी एनर्जी, बॉडी के जो एनर्जी रही दोनों का डिफरेंस कितना कैसे निकालोगे? E से E0 घटा दोगे, E माइनस E0 क्या होगा? सिग्मा माइनस सिग्मा बाहर आ जाएगा। ये जो था इसको मैं एनर्जी या हीट लिख सकता हूं, इसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा E4 माइनस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सिंपल था, स्टीफन आ गया, देवियर। कोई डाउट किसी को? एक्सप्रेशन जरूर लिखना, कुछ लिखे ना लिखे। अब यहां पर आपने जो हीट लिया है ये आइडियल ब्लैक बॉडी थी और इसका टेम्परेचर कितना था, इसका सरफेस एरिया कितना था यूनिट, और 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट किया। लेकिन यदि मैं बताऊं कि इसका सरफेस एरिया A है और T सेकंड के लिए आज कैलकुलेट करना है, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे? ये बात समझो अच्छे से। अभी जो हीट एनर्जी इससे इसमें ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी इससे जो इसमें ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए तो आपने कैलकुलेशन किया, टेम्परेचर से रिलेशन निकाला। लेकिन किसके लिए था? ये रिलेशन था यूनिट एरिया पर सेकंड। लेकिन मैं आपको बोलूं कि यूनिट एरिया नहीं है बल्कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया। उस केस में आपको ये वाला इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, H इक्वल्स टू सिग्मा, एरिया लगाना पड़ेगा और टाइम से जोड़ना। पार्टिकुलर जितना सरफेस एरिया दिया होगा, अब यूनिट से आपने हटा के कॉमन बना दिया। यहाँ पे A फॉर सरफेस एरिया और T फॉर टाइम इन सर्कल्स। पर ये वाला कैलकुलेशन किसके लिए होगा? ये वाला आपने डेरिवेशन किसके लिए किया था? आइडियल ब्लैक बॉडी। ये जो आप लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे? अगर बॉडी ग्रे हो तो, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ रिलेशन है ग्रे बॉडी के इमिशन और आइडियल ब्लैक बॉडी के इमिशन में? कोई रिलेशन है क्या? इमिसिविटी
इमिसिविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ ग्रे बॉडी अपॉन इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यदि आपको ब्लैक बॉडी के लिए कैलकुलेशन कर लिया है और आपको ग्रे बॉडी के लिए करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इमिसिविटी आपको जोड़नी पड़ेगी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रे बॉडी के लिए H equals to sigma A T, आपकी नोट्स में शायद ई हो या एप्सिलॉन हो, जो वहां लिख लो। ई का मतलब तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, सिंबल अलग हुआ। E is total emittance of the body. E is total emittance of the body. यहाँ पे जो हमने E डाला है, इट टोटल इमिटेंस ऑफ द ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी के इमिटेंस के लिए लिखा हुआ है टोटल इमिटेंस ऑफ अ ग्रे बॉडी। टोटल इमिटेंस ऑफ अ ग्रे बॉडी।